पिछले 5 दिनों से ध्रुव और उसकी टीम लगातार डील्स को फाइनलाइज करने में लगी हुई थी। इस वीकेंड उनकी टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के साथ डील साइन करने वाले थे। इससे पहले कि बोर्ड डील साइन करे, उन्हें खुद अपने रिसोर्सेस लगाकर इस बारे में पूरी तरह कंफर्म करना होगा कि उनका दांव खाली न जाए। अगर डील होने के बाद रिटर्न्स नहीं मिले तो ध्रुव लीडर की रेस से बाहर हो जाएगा। उसके सभी कमिटमेंट्स और मेंबर्स के सामने हुई बातें किसी मतलब की नहीं रहेगी। वो लोग जो पहले डील साइन करने वाले थे, वो मध्य प्रदेश में स्थित एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से थी, जिसने अपना प्लांट इंदौर के पास में एस्टैब्लिश किया हुआ था। फंडिंग कम होने की वजह से उसका प्लांट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। दरअसल इस कंपनी ने सरकार के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिसके हिसाब से उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ सालों बाद अचानक सरकार ने सब्सिडी देने से मना कर दिया, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स रिटर्न के लिए अब कोर्ट में जाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें उनका पैसा डूबता हुआ दिख रहा था। ऐसी सिचुएशन में ध्रुव और उनकी टीम उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें फंड्स देने की बात की थी, बल्कि उन्हें जो भी गाइडेंस चाहिए होगी उसके लिए भी ध्रुव उनकी मदद करने वाला था। उस कंपनी की डिमांड सिर्फ 10 करोड़ थी और ध्रुव का प्लान आगे चलकर इस कंपनी में 50% ओनरशिप लेने का था। उसने सोचा था कि अगर उसे कंपनी से अच्छा रिटर्न मिला तो आगे चलकर वो कंपनी को टेक ओवर कर लेगा और फिर पूरे प्लांट को सरकार को बेच देगा, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होगा। थ्योरी में तो ये प्लान सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वो ये वेरीफाई कर रहे थे कि कंपनी सही हालत में है या नहीं और उसके ओनर्स कैसे हैं। क्या उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं ये कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं? भारत में ऐसी कई कंपनियां थी जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ समय बाद सरकार उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स को बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ उनका पैसा भी डूब जाता था। ध्रुव नहीं चाहता था कि इस पहली डील में उनसे कोई भी बड़ी गलती हो। ध्रुव के लिए 10 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वो सभी 100% श्योर होने के बाद ही डील को साइन करने वाले थे। कंपनी और ध्रुव की टीम के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होने वाला था और उसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्रुव की टीम के लीगल एक्सपर्ट हैंडल कर रहे थे। ध्रुव की टीम ने भी फिलहाल के लिए खुद को एक फर्म के रूप में रजिस्टर कर लिया था। सरकार ने कंपनी के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को बढ़ा दिया था, इसलिए कंपनी को रजिस्टर करने में पैसे ज्यादा लगते थे और साथ ही साथ में समय भी बहुत लगता था। ध्रुव की फर्म का नाम था एम एसोसिएट एंड कंपनी। इस नाम की अवेबिलिटी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने नाम को लेकर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। वैसे भी आगे चलकर फर्म को खत्म करना था। कॉलेज के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो सीधा अपने ऑफिस जाएगा और अपनी टीम के साथ फाइनल डिस्कशन करेगा। ध्रुव लाइब्रेरी में पायल का इंतजार कर रहा था, लेकिन पायल नहीं आई। ध्रुव को इस बात का बुरा लगा था, लेकिन फिर वो इसके लिए पायल को ब्लेम नहीं कर सकता था। पायल की अपनी लाइफ थी और उसके अपने दोस्त थे। वो किससे दोस्ती करती है और किससे नहीं, ये डिसीजन पायल का था। इसलिए ध्रुव इस बारे में किसी तरह का ओपिनियन नहीं रख सकता था। मन ही मन उसने सोचा कि उसे पायल के साथ जितने भी दिन मिले उतना ही बहुत था, क्योंकि पायल उसके साथ लाइब्रेरी में बैठेगी, इस बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। पूरे दिन की क्लासेस खत्म होने के बाद ध्रुव अपने ऑफिस चला गया। टीम ने पूरी दिन में सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया था और फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो चुका था। ध्रुव एग्रीमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था और एक पॉइंट पर अपनी लीगल टीम से उसके बारे में पूछ रहा था। एग्रीमेंट में हर चीज बारीकी से लिखी गई थी। उन्होंने परफेक्शन के साथ काम किया था और इस बारे में ध्रुव को कोई डाउट नहीं था। ध्रुव ने अपनी टीम से कहा, एक्सीलेंट दोस्तों, अब हम कल इस डील को फाइनल कर लेंगे। यहां से हमारा सफर शुरू होता है। हमारे वेंचर्स पर हमें 24 घंटे नजर रखनी होगी। कंपनी के अंदर और बाहर क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें हर चीज पता होनी चाहिए। डील फाइनलाइज कर लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि टारगेट कंपनी के बारे में हर छोटी बड़ी चीज जानना भी जरूरी है। आज से 15 दिन बाद प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और तब हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं खुद वहां जाकर प्लांट को देखूंगा। कंपनी के ओनर से भी बात हो जाएगी और इसी के साथ हम सरकार से यह भी बात कर लेंगे कि प्लांट को बेचने के लिए उनकी क्या डिमांड्स है। कल 2 मेंबर्स जा रहे हैं इसके लिए, बाकी हम सभी को
अब अपनी अगली डील की तरफ फोकस करना होगा। तभी एक टीम मेंबर ने कहा, अरे भाई कितना काम करवाओगे ध्रुव, हमें थोड़ा रेस्ट तो लेने दो। ध्रुव ने कहा, हम यहां पर करोड़ों की डील कर रहे हैं, इसलिए हमारा हर एक सेकंड कीमती है। टाइम इज मनी। इस बात को मंत्र बना लो। मैं आप सब लोगों के साथ दिन रात मेहनत करूंगा और हम अपने टारगेट को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। और इसी के साथ ध्रुव और उसकी टीम अपनी अगली डील पर काम करने लगे। जिस दिन का ध्रुव को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन था। आज के दिन उसकी टीम अपनी पहली डील को फाइनलाइज करने वाली थी। इससे एक दिन पहले पूरी टीम ने रात भर जाग कर आखिरी समय तक सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया था और इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई गलती ना हो। टीम के 2 मेंबर्स डील को साइन करने के लिए इंदौर जाने वाले थे। उनके लिए फ्लाइट के टिकट्स अरेंज करना और होटल में रहने के लिए कमरे बुक करने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज के लिए पहले से ही अरेंजमेंट्स किए गए थे। ध्रुव की टीम से जो मेंबर्स डील को साइन करने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक लीगल और दूसरा फाइनेंशियल एक्सपर्ट था। लीगल एक्सपर्ट ध्रुव की जगह सिग्नेचर करने वाला था, इसलिए उसे ध्रुव ने अपना अटर्नी बना लिया था, जिससे कि वो मेंबर ध्रुव की जगह डिसीजन ले पाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि बड़ी डील साइन करने के लिए सीईओ अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता था, क्योंकि बड़े लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं होता था। इंदौर की वो कंपनी जिसके साथ ये डील होने वाली थी, उन्होंने डील के पेपर्स पहले मंगवा लिए थे ताकि वो अपने लॉयर को इस बारे में बता सके। कंपनी के एग्रीमेंट के टर्म्स से एग्री होने के बाद ही उन्होंने बाकी सभी एग्रीमेंट्स किए थे। ध्रुव के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज से वो लोग अपनी फर्म के काम की शुरुआत कर रहे थे। ध्रुव ने इस दिन के लिए बहुत से सपने देखे थे। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन वो इतनी बड़ी डील्स करेगा। उसे इस बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके पास आज इतने पैसे थे कि वो आराम से एक स्टार्टअप खड़ा कर सकता था। पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही थी कि ज्यादातर स्टार्टअप बनने के 2 या 4 सालों बाद रिटर्न देना शुरू करते हैं। ध्रुव के पास इतना समय नहीं था कि वो स्टार्टअप के रिटर्न देने का इंतजार कर सके, इसलिए उसे सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना था, जिससे उसे जल्द से जल्द रिटर्न मिल सके। ध्रुव को इस पहली डील से बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले थे वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी और आने वाले फ्यूचर में उन्हें एक अच्छे इन्वेस्टर की जरूरत थी। ध्रुव का प्लान आगे के लिए भी पहले से ही सेट था। उसने सोचा था कि एक फॉरेन कंपनी को पार्टनर बनाकर वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया की कंडीशन के बारे में पता नहीं होता था, इसलिए उनके लिए लाइसेंस और दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर ध्रुव की यह डील सक्सेसफुल हो गई तो उसे बहुत आसानी से 200 करोड़ के रिटर्न की उम्मीद थी। ये रिटर्न प्लांट और बाकी दूसरे डिविडेंड को मिलाकर अज्यूम किया गया था। ध्रुव की टीम ने बार बार मीटिंग्स की और दोनों ही मेंबर्स को इस डील के साइन करते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। उन्हें डील साइन करने से पहले हर तरह से इस बात को वेरीफाई करना था कि किसी भी तरह से वो लॉस में न जाए। ध्रुव चाहता था कि लीगली उस प्लांट और कंपनी को टेक ओवर करने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेक ओवर कई तरह से होते थे, जिसमें सबसे कॉमन 2 तरह के टेक ओवर है। पहला फ्रेंडली और दूसरा हॉस्टाइल। फ्रेंडली टेक ओवर में दोनों कंपनीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती थी और सहमति की वजह से उनमें भविष्य में किसी भी तरह के कोई मतभेद नहीं रहते थे। हॉस्टाइल टेक ओवर की कहानी अलग होती थी। यहाँ पर दोनों कंपनी के बीच में मतभेद होते थे और कई बार कंपनी के एम्प्लॉइज टेक ओवर से ज्यादा खुश नहीं होते और कंपनी को छोड़ देते थे। नए मैनेजमेंट के लिए ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता था और ऐसे में कंपनी को जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान हो जाता था। टेक ओवर को रोकने के लिए दूसरी कंपनी दूसरे तरीके अपनाती थी, जिसमें लीगल तरीके सबसे ज्यादा असरदार होते थे। ध्रुव ने इस बात को कंपनी के सामने नहीं आने दिया कि वो आगे चलकर कंपनी को खरीद सकता है, इसलिए उनके बीच आज डील हो रही थी। ध्रुव और उसकी टीम जिस पहली कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे थे, उनको पहले से दूसरे लोगों से कंपनी टेक ओवर के लिए ऑफर आ चुके थे, लेकिन उन सब लोगों को कंपनी ने किसी तरह रोक दिया था। इंदौर की कंपनी को ध्रुव में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि ध्रुव ने उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट देने की बात कही थी।
गवर्नमेंट के सपोर्ट से उन्हें न सिर्फ सब्सिडी और लोन जैसी सुविधाएं मिलेगी, बल्कि उन्हें एक्सपर्ट कंसल्टेंसी भी मिल सकती थी। जिन कंपनीज के साथ गवर्नमेंट खड़ी रहती है, उन्हें फायदा होना आम बात थी। बहुत लंबे समय से भारत में कुछ कंपनीज लगातार फायदे में चल रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट का सपोर्ट था। टीम ने दोनों मेंबर्स को अच्छे से पूरी सिचुएशन समझाकर भेजा था। डील को फाइनलाइज करने में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त लगना था। जब दोनों मेंबर्स मुंबई से इंदौर के लिए रवाना हुए, तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए आने वाले दिन टेंशन भरे थे। दोनों मेंबर्स ने उन्हें पल पल की इंफॉर्मेशन दी और कंपनी के कुछ मामलों के बारे में भी बताया। दोनों मेंबर्स प्लांट को देखने भी गए और उन्होंने वहां की कुछ पिक्चर्स खींचकर टीम को भेजी, ताकि वो सभी लोग देख सके कि प्लांट की करंट पोजीशन क्या थी। ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रितेश हीराचंदानी के लोग हर तरफ फैले हुए थे और उन्होंने ध्रुव और उसकी कंपनी के बीच होने वाली डील की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से ही रितेश को दे दी थी। रितेश फ्रस्ट्रेशन में अवनीश कपूर से मिलने गया और उसने पूछा कि इस डील के बारे में वो क्या सोचते हैं। अवनीश कपूर चाहते थे कि ध्रुव विवेक को हरा दे, इसलिए उन्होंने रितेश को गुमराह करने के बारे में सोचा और उससे कहा, ये डील रिस्की है। हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसमें इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए जा सके। इन्वेस्टमेंट सही टाइम देखकर किया जाता है, ऐसे टाइम पर जब कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। रिटर्न्स तुरंत नहीं आ सकते। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो डील तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नुकसान होने वाला है। फिर रितेश ने अवनीश से पूछा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आखिर बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि उसे फायदा नहीं होगा? क्या ध्रुव का यह प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ध्रुव और उसकी टीम कामयाब हो पाएंगे, या फिर रितेश की साजिश का शिकार हो जाएगा ध्रुव की यह डील? क्या ध्रुव की टीम में कोई खबरी है? जानने के लिए सुनते रहिए।